सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से भारत में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिस तरह से वित्तीय व्यवस्थाएं भारत में फेल हो रही हैं और वित्तीय संस्थाएं भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं और बेरोजगारी का आलम चरम पर जा पहुंचा है और देश में आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। तो इस गंभीर स्थिति को समझते हुए जहां केंद्र सरकार को सुधारवादी कदम उठाने चाहिए थे, सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, वहां माननीय निर्मला सीतारमण जी अगर ये कहती हैं कि दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड, सो ये उनकी मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री पद से उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई नॉलेज उनके पास नहीं है। आर्थिक चुनौतियां सभी देश में आती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि आर्थिक नीतियां हमेशा बाज़ार को देख कर के, पॉपुलेशन को देख कर के और सोर्स ऑफ इनकम को देख कर के और जितना भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, चाहे माइक्रो लेवल पर हो या मैक्रो लेवल पर हो, उसको अध्ययन करने के बाद ही नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि वो ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये मतलब एक वित्त मंत्री के शब्द ऐसे होंगे, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री का एक अर्थशास्त्री होना भी अनिवार्य है। अर्थ की समझ उसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उसे अर्थ की समझ नहीं होगी, बेहतर तरीके से वो देश को आर्थिक रूप से नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। और अगर एनपीए बढ़ जाता है तो ये कैसे भगवान का प्रकोप हो सकता है? जब जीडीपी गिर जाती है तो इसमें भगवान का रोल कहाँ से आ सकता है? जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो इसमें भगवान का रोल कहाँ से आ सकता है? जब कृषि के क्षेत्र में उत्पादन गिरने लगता है तो उसमें भगवान का रोल कहाँ से आता है? या फिर किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता खराब हो जाती है या फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचा नहीं जा पा रहा है या विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, तो इसमें भगवान का तो रोल है ही नहीं। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। इसमें अगर कुछ कर सकता है तो एक अच्छा अर्थशास्त्री कर सकता है, जिसके पास एक अच्छी नीति हो, एक रणनीति हो, जो समझ रखता हो इस बात की कि भारत में व्यापारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वो कौन कौन से कदम उठाए जाएं, डिमांड और सप्लाई का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, किस तरह से प्रोडक्शन को और बेहतर किया जाए, गुणवान किया जाए, गुणवत्ता से परिपूर्ण किया जाए, किस तरह से जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसकी क्लियरेंस कैसे की जाए और विदेशी निवेश को कैसे भारत में प्रोत्साहन दिया जाए, किस तरह से नए नए वेंचर्स भारत में आए, किस तरह से नए लोगों को व्यापार करने का मौका दिया जाए, लाइसेंसिंग नीति किस तरह की हो, लोगों की क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर कैसे बढ़ाई जाए, इन सारी चीज़ों की समझ होना एक वित्त मंत्री के लिए आवश्यक है। लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री को इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक भी कुछ लेना देना है। तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ निर्मला सीतारमण जी का जो ये बयान है कि दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड। आई एम सो सॉरी निर्मला जी, आपका ये बयान नाकाबिले तारीफ़ है और इससे देश की जनता में एक रोष है, लोग आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत की जनता आपकी इन नीतियों से परेशान हो चुकी है। ओवर टू यू सर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं देश में लगातार निजीकरण का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं या सरकारी जो सेक्टर हैं उनको जो है सरकार निजीकरण प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है और हवाला दिया जा रहा है कि इससे जो है सर्विसेज जो है वो जनता को सही मिलेंगी और नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को। आप किस तरह से ये मसला बड़ा गंभीर है। असल में जब मैं इस वाले मुद्दे को समझता हूँ, निजीकरण के क्षेत्र में बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ कई आयाम दिखाई देते हैं। ये बात सही है कि सर्विसेज में सुधार होने की संभावना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब ये सरकारी हाथ में है, सरकारी मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे हैं, सरकारी बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या वो खुद सर्विस बेहतर नहीं कर सकते? सर्विस बेहतर करने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए और सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद चाहिए, उन्हें ज़ील चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या उन आईएएस अधिकारियों में, पीसीएस अधिकारियों में नहीं है जो बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं? आपको क्या लगता है एलआईसी जैसी कंपनी, एचएएल जैसी कंपनी, एयर इंडिया जैसी कंपनी, गेल जैसी कंपनी मूर्खों के हाथ में? ना, कदापि नहीं।
LIC जैसी कंपनी आज भी प्रॉफिटेबल है और बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में आ गई, चाहे रिलायंस की इंश्योरेंस आया हो, चाहे HDFC का इंश्योरेंस हो, चाहे ICICI का इंश्योरेंस हो, कोई भी देर इज़ नो सिंगल कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर, स्पेसिफिकली इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, विच इज़ एबल टू डिफीट LIC। LIC के आसपास भी नहीं है अभी ये प्राइवेट कंपनी। तो फिर जब ये घाटे में है ही नहीं, और फिर अगर आप LIC का देखें पेमेंट पैटर्न देखें, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत ये लोग जो है डिस्पर्स कर रहे हैं, तो सर्विसेज भी बुरी नहीं है, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू पीपल आर आस्किंग फॉर एंड यू आर जस्ट अबाउट टू सेल द कंपनीज टू द प्राइवेट प्लेयर्स। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है LIC जैसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने की सूरत हाल ये सरकार क्यों बना रही है। ये मूर्खता का परिचय है, वन। दूसरा, इनके पास राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, इनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनाप शनाप पैसा बर्बाद किया। दुनिया भर के घोटाले इन लोगों ने भी किए हैं जो अभी छिपे हुए हैं। जब इनकी सरकार गिरेगी तो आने वाली सरकारें इनके घोटालों को उजागर करेंगे। दो बातें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को समाप्त करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपते चले। जैसे ही आप सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपते हो तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी संस्थानों में ही रिजर्वेशन की व्यवस्था है, निजी संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। तो भारत के लगभग SC ST और OBC, जो भारत की जनसंख्या लगभग 70 से 85% है, तो उसे मिलने वाले रिजर्वेशन को समाप्त करने का एक बहुत बढ़िया मनुवादी षड्यंत्र भी निजीकरण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और अगर ये कह रहे हैं कि निजीकरण करने से कई सारी सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। अगर सुविधाएं बेहतर करनी है तो आप नॉर्मल उसको, आपकी कंपनी है, आप इसे संभाल सकते हो, आप भी सुविधाएं दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि लाला खरीदेगा तो ही उसे वो दी जाएंगी। इसके निजीकरण के नुकसान भी है, दूरगामी नुकसान जो मुझे दिखाई पड़ता है। ये केवल किसी विशेष जाति का नुकसान नहीं है, पूरे भारत में रहने वाले हर भारतीय का नुकसान। जैसे सपोज करो HAL बेच दी जाए, एयर इंडिया बेच दी जाए, गेल बेच दी जाए, भेल बेच दी जाए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, एयरपोर्ट बेच दिए जाए, तो क्या होगा? तो इन बड़ी बड़ी सरकारी संस्थानों में जो लाखों वैकेंसीज हैं, जिसमें लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो वो जो रोजगार है, रातों रात वो लोग लाला के नौकर हो जाएंगे। तो वर्तमान में उनकी सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी और भविष्य में वो सरकारी नौकरियां हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेंगी भी नहीं। तो वो जो नौकरियां हैं वो केवल किसी जाति विशेष की थोड़ी है, वो तो पूरे भारत में रहने वाले हर भारतीय की नौकरी जो उनके हाथ से चली जाएगी और उन्हें फिर भविष्य में वो नौकरियां प्राप्त भी नहीं होंगी। तो भारतीयों को सोचना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है ये आपके रोजगार को आपसे छीन रही हैं, लालाओं के हाथों का पिट्ठू बना रही हैं सरकारी संस्थानों को। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ बीजेपी सरकार की इस रणनीति से।